बाद जिस सेशन का आपको इंतजार है वो सेशन होगा डॉक्टर चरणदास महंत जी विधानसभा अध्यक्ष के साथ। तो मैं निवेदन करूंगा प्रधान संपादक जी से कि सेशन के चौथे सोपान में प्रवेश करें। धन्यवाद नीतीश जी। हम अपने संवाद कार्यक्रम के अब महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं। महत्वपूर्ण पड़ाव पर इसलिए हैं कि अब तक हमारी जो बातचीत थी वो कोरबा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ थी और अब यह संवाद दो शख्सियतों के साथ चरणबद्ध तरीके से होना है जो सियासत में इस प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं पर जिन्होंने अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान ली है। इस क्रम में हमारे बीच सुश्री सरोज पांडे जी मौजूद हैं। सरोज पांडे जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। राजनीति के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित करने का श्रेय सरोज पांडे जी को है। सरोज पांडे जी देश और दुनिया की इकलौती ऐसी राजनेता रही हैं जिन्होंने 3 सदनों में एक साथ उपस्थिति दर्ज कराई, बतौर महापौर, बतौर विधायक और बतौर सांसद। एक समय तीनों ही भूमिकाओं में रहने जैसा चमत्कारिक काम अगर किसी राजनीतिज्ञ ने किया तो वो नाम सरोज पांडे जी का। सरोज पांडे जी ने पिछले 2 दशक में राष्ट्रीय फलक पर भी पहचान ली, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर और अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर वह सक्रिय है। कोरबा के इस संवाद में उनकी मौजूदगी इसलिए महत्वपूर्ण है कि वह कोरबा की पालक सांसद भी हैं। हमारे आग्रह पर सरोज पांडे जी यहां मौजूद हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत सरोज पांडे जी का। और सरोज जी सीधे संवाद को शुरू करते हैं और जानना आपसे ये चाहते हैं 2018 में मिली बेहद भीषण पराजय से उबरने के लिए पार्टी क्या कर रही है? कभी कभी ऐसा होता है जैसा कल्पना न हो और उसके विपरीत निर्णय आ जाए। पिछले बार का चुनाव ऐसा ही चुनाव था। 15 साल सरकार ने बहुत काम किया और इतने कामों को करने के बाद भी जनता में जो एक परिवर्तन की मांग उठी और उस मांग के साथ साथ एक बुलावे का घोषणा पत्र जारी हुआ कांग्रेस के द्वारा और इसमें जो 36 बातें रखी गईं उसमें से बहुतायत बातें पूरी नहीं हुई। तो इसलिए इस चुनाव में इसका हिसाब किताब हो जाएगा। 36 बातें कांग्रेस ने घोषणा पत्र में रखी, उसमें से कितनी बातें पूरी हुई, कितनी नहीं हुई। महिलाएं, युवा, शासकीय कर्मचारी सभी इंतजार कर रहे हैं कि आप मैदान में आए और आपके इस 36 वादों का हम हिसाब किताब करें। तो इन विषयों को लेकर हम जनता के बीच जाने वाले हैं। जो भीषण पराजय की बात अभी आपने कही, ये भीषण पराजय इन 36 वादों पे जो इनका जन घोषणा पत्र था वो उस पर भारी पड़ता है। तो कुल मिलाकर आपकी उम्मीद वादा खिलाफी पर है। यह 5 साल में भाजपा विपक्ष के प्रतिनिधि के तौर पर ऐसा कुछ कर पाई कि जिसके आधार पर भी जनता का मन कर जाए कि आपको वोट दे दें, या आपको अपने लिए वोट केवल इसलिए मिल जाएगा क्योंकि भाई कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए आपके अनुसार? हम जनता की आवाज हैं। जब हम विपक्ष में होते हैं तो हम उनकी आवाज होते हैं। हमने सभी मुद्दों को लगातार उठाया, हर जगह उठाया। सरकार की बातें सरकार स्वयं ही नहीं संभल पा रही थी। सरकार के मंत्री सरकार पे आरोप लगाते हैं। संस्कार के एक मंत्री एक पत्र लिखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए और वो उससे भारमुक्त होना चाहते हैं। सरकार के एक मंत्री जिलाधीश पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और जब भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं तो जब ईडी उनके यहाँ छापा मारती है और जब उनके यहाँ पर ईडी का रेड पड़ता है तो उसके बाद में मुख्यमंत्री कहते हैं कि ईडी दुर्भावना से ग्रसित है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती है, ये इतने कंफ्यूज क्यों होते हैं? अगर ईडी के विषयों पर ये बार बार कंफ्यूज होकर हम पर आरोप लगाते हैं। इनके मंत्री 16/5 को पत्र लिखते हैं 2022 को और पत्र में लिखते हैं कि ये जिलाधीश भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इनके द्वारा किए जा रहे कार्य उचित नहीं है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं लेते हैं। ईडी जब संज्ञान लेती है
वो अरेस्ट हो जाती हैं तो उस पर कहते हैं कि ईडी दुर्भावना से काम करती है। मुख्यमंत्री जी इस पर क्या कहेंगे? मैं इस बात को जरूर पूछना चाहती हूँ। लेकिन मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि भाई लोग काम ठीक नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके लिए भी पत्र लिखने का काम कांग्रेस के नेता ही करेंगे या भाजपा के नेता क्या करते हैं? हम इनके पत्र का, जैसे अभी मैंने आपके सामने आवाज उठाई, वैसे हम इनके पत्र की आवाज उठाते हैं। ये हमारा काम है। सरकार में जहां पर जो गलती हो उस गलती को इंगित करना, सरकार की कमियों को उजागर करना। विपक्ष में रहकर हमने उस भूमिका का निर्वहन मजबूती के साथ बहुत बेहतरी से किया है। अभी लगातार पार्टी के कार्यक्रम आए, महिला मोर्चा का कार्यक्रम आया, युवा मोर्चा का कार्यक्रम हुआ, तो हम विपक्ष के तौर पर सांगठनिक स्तर पर हमने लगातार कार्यक्रम किए, जनता की आवाज को उठाने का हमने प्रयास किया और इसलिए जनता हमको आशीर्वाद देगी इनके वादा खिलाफी के विरोध में, इनके भ्रष्टाचार के विरोध में, और जनता की आवाज बनकर हमने उन विषयों को उठाया है। अगर आपने सब काम इतना अच्छा किया तो ऐसे नाजुक मौके पर अपने नेताओं को क्यों बदल दिया? भाई आपने अपना प्रदेशाध्यक्ष तो बदल दिया, विष्णुदेव साय अगर वाकई संगठन इतना अच्छा काम कर रहा था क्यों बदला? इतना अच्छा काम अगर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर धर्मलाल कौशिक जी निभा रहे थे सरोज जी, तो फिर जाके नारायण चंदेल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये संगठन की एक आंतरिक व्यवस्था है, इसमें कुछ नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास करती है और लगातार लोगों को मौका देती है। जो अभी आपने प्रश्न किया कि हमने क्यों बदल दिया, हमने ये बदलाव पहले से था, लेकिन जो समय था वो समय थोड़ा आपको जरूर उस पर एक प्रश्न करने का अवसर मिल गया है, मैं ऐसा मानती हूं, लेकिन ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया थी जिसमें हम अपने मेरा सवाल तो मासूम सा इसलिए है सरोज जी कि 15 साल तक रमन सिंह जी को बदलने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को महसूस नहीं हुई, पर 4 साल में धर्मलाल कौशिक इतने भारी पड़ गए कि आपने बदल दिया। ये हमारी संगठन की व्यवस्था है। हम 3 साल का अवसर देते हैं जी। 3 साल के बाद हम बदलते हैं। उनका कार्यकाल लंबा हो चुका था जी। बदलना था, प्रदेश अध्यक्ष जी बदल नहीं पाए थे। और जहां तक डॉक्टर साहब की बात है, डॉक्टर रमन सिंह जी की बात है कि वो 15 साल, तो अगर मुख्यमंत्री अच्छा काम करता है तो उसे अवसर मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया 15 साल में, उन्होंने जिन योजनाओं को लागू किया, और इसलिए हम लगातार 3 चुनाव जीते। आप इस एक चुनाव का निर्णय मत करिए, 3 चुनाव की बात करिए कि हम उन 3 चुनाव में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में चुनाव जीते। नहीं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी राष्ट्रीय पदाधिकारी हमारे साथ हैं और वो ये बता रहे हैं कि देखो रमन सिंह जी के नेतृत्व में कितना अच्छा हमने काम किया। भाई अगर इतने ही अच्छा काम किया, इतना ही उनकी स्वीकार्यता, लोकप्रियता है, तो 2023 के चुनाव में भूपेश बघेल जी बार बार पूछ रहे हैं रमन सिंह जी को चेहरा घोषित क्यों नहीं कर रहे? उसका उत्तर क्यों नहीं देते सरोज जी आप लोग? पहले भी कहा, डॉक्टर साहब को पहले भी चेहरा कहाँ घोषित किया था जी? घोषित नहीं किया था जी। हम तो सामूहिक नेतृत्व पर विश्वास करते हैं जी। हम पहले भी सामूहिक तौर पर ही लड़ते थे, लेकिन जब विधायकों की बारी आती थी तो डॉक्टर रमन सिंह का चुनाव होता था। ये एक प्रक्रिया थी, उसमें डॉक्टर साहब का चेहरा रख के हम पहले भी आगे नहीं गए। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री हैं, नेतृत्व करता है, तो एक स्वाभाविक नेतृत्वकर्ता का चेहरा सामने रहता है, आज भी है, और वो नेतृत्वकर्ता का चेहरा हमेशा रहेगा, क्योंकि वो एक सौम्य चेहरा है, वो एक विकास का चेहरा है, और उस चेहरे ने बहुत अच्छे कार्य इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए किए, इस छत्तीसगढ़ को पहचान दी है, तो वो चेहरा आगे भी मजबूती के साथ रहेगा। लेकिन मुख्यमंत्री बनने का निर्णय विधायकों के द्वारा है। ये जो सामूहिक नेतृत्व है, ये सामूहिक नेतृत्व में कौन कौन है? हमारी पूरी कोर टीम है। केवल एक नेता नहीं है, पूरी कोर टीम है, और पूरी कोर टीम उस पर निर्णय करती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे महामंत्री हैं, और हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मंत्री हैं पुन्नूलाल मोहिले जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, हमारी अभी की आदिवासी मंत्री हैं। तो लगातार ये सामूहिक नेतृत्व है। इतने सारे लोग हैं, आप क्यों नहीं हैं? मैं भी हूँ। आपने कहाँ बोला अपना नाम? अब मैं तो स्वाभाविक तौर पे हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते मैं स्वाभाविक हूँ, इसलिए मैंने, और मैं यहाँ मौजूद हूँ इसलिए मेरा नाम नहीं लिया। आपसे जानना ये चाहते हैं कि ये प्रदेश नेतृत्व को इतना असहाय सा क्यों कर दिया है?
सब कुछ राष्ट्रीय नेतृत्व के भरोसे। देश की इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों का भार अमित शाह बतौर गृह मंत्री उठाते हैं। कितना परेशान कर रहे हैं आप उन्हें, रात रात भर अपने कार्यालय में बिठाए रखते हैं रायपुर में। ऐसा क्यों करते हैं आप? सबकी अपने काम करने की शैली है। मैं उनके साथ में मैंने राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर काम किया। वो जितना कार्य कर पाते हैं, मेरा ख्याल है ये अपने आप में मेहनत की पराकाष्ठा है, और वो उस मेहनत की पराकाष्ठा को करते हैं। रात में लगातार बैठकर काम करते हैं, सोने का समय बहुत कम होता है। और केंद्रीय नेतृत्व तो नेतृत्व करता है, केंद्रीय नेतृत्व नेतृत्व करेगा, इसलिए हम उनके साथ में हैं। नहीं, हमने पहले भी आपको छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ते हुए देखा। छत्तीसगढ़ के स्तर पर ही फैसले होते थे, छत्तीसगढ़ के स्तर पर ही योजनाएं बनती थीं। एक हार ने इतना अविश्वास प्रदेश के नेतृत्व के प्रति क्यों पैदा कर दिया? नहीं, अविश्वास नहीं है, इसे हम अविश्वास नहीं मानते हैं। ये केंद्रीय नेतृत्व का छत्तीसगढ़ की ओर ध्यान है। केंद्रीय नेतृत्व इतने ध्यान से इस प्रदेश को, इस छोटे से प्रदेश को देख रहा है। केंद्रीय नेतृत्व ने इतने छोटे प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व के 3-3 राष्ट्रीय पदाधिकारी दिए हैं। इससे ये बात समझी जा सकती है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ को केंद्रीय नेतृत्व मौका देता है, महत्व देता है। ये उसका उदाहरण है। ये कैसा महत्व देता है? और जगहों पर देखिए, आप चुनाव हो रहा है, राजस्थान में चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री जी के धड़ाधड़ दौरे हो रहे हैं। चुनाव हो रहा है मध्य प्रदेश में, सरकार है, फिर भी प्रधानमंत्री जी हर महीने जा रहे हैं। एक छत्तीसगढ़ है, 4 साल में एक अदद रायपुर का दौरा मिला। रायगढ़ के लोग इंतजार ही करते रह गए, मोदी जी अब आएंगे, मोदी जी अब आएंगे, मोदी जी अब आएंगे। अब हम सब पूछ रहे हैं, मोदी जी कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे? ऐसा क्यों हो रहा है? मोदी जी बार बार आएंगे, लेकिन जब हम चुनाव लड़ते हैं तो पूरे सांगठनिक स्तर पर एक व्यवस्था बनी हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी केंद्रीय स्तर पर हमारे उस व्यवस्था का अंग होते हैं। सांगठनिक स्तर पर हमारे गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो एक व्यवस्था बनी है। सब अन्य अन्य प्रदेशों को देखते हैं, तो जिसकी जहां ड्यूटी मिली है वो वहां पे प्रवास करते हैं। और छत्तीसगढ़ में भी प्रधानमंत्री जी आएंगे। अभी रायपुर के दौरे से शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री जी कब आएंगे ये इंतजार नहीं होगा, प्रधानमंत्री जी आएंगे। और यहाँ पे के नेतृत्व पे उन्हें भरोसा भी है। तो अभी आपने कहा कि यहाँ के नेतृत्व पे भरोसा क्यों नहीं करते, ये भरोसा है। और प्रधानमंत्री जी आएंगे और हम छत्तीसगढ़ चुनाव जीतेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने की आप उम्मीद कर रही हैं, किस आधार पर कर रही हैं? लगातार तो हार रहे हैं आप। विधानसभा का चुनाव कितने बुरी तरीके से हारे, नगरीय निकाय का चुनाव कितने बुरी तरीके से हारे, और विधानसभा के उपचुनाव तो आप लोग याद भी नहीं रखना चाहते होंगे, इस तरीके से हारे। फिर भी आप कह रहे हैं कि 2023 में हम जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं? क्यों जीतेंगे आप? मैं कहना चाहती हूं कि नगरीय निकाय का जो चुनाव था वो ईमानदारी से कहां हुआ। नगरीय निकाय के चुनाव में अगर इनमें दम था तो महापौर का सीधे जो इलेक्शन होता था उसको इन्होंने क्यों मोड़ दिया? क्यों खरीद फरोख्त की राजनीति इन्होंने शुरुआत करी? इन्होंने शुरुआत करी, आपके पार्षदों के बीच में से महापौर चुनाव जीतेंगे और उन्हें महापौर बनाया जाएगा। तो बहुत साफ और स्पष्ट था कि कांग्रेस को अपने ऊपर भरोसा नहीं था। अब हम चुनाव हारे क्यों? हम चुनाव हारे इसलिए हमारे जहां ज्यादा पार्षद जीते, शासन ने शासन का दुरुपयोग करके महापौर बनाए। अगर ये मैदान में होते तो इनके एक महापौर नहीं बनते, मैं इस बात को दावे से करती हूं, और कोरबा में भी नहीं बनते। लेकिन इन्होंने अपने महापौर तो जिता नहीं पाए, लेकिन पार्षदों की खरीद फरोख्त डराकर, जो कांग्रेस के शासन काल में शुरुआती दौर में जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था, जो रीति थी कि विधायकों को खरीदना, बाकी लोगों को खरीदना, उसका पालन इन्होंने किया। इसलिए नगरीय निकाय की स्थिति ऐसी है। मैं आज चुनौती देती हूं कि आज आप नगरीय निकाय के चुनाव कराइए, महापौर का सीधे चुनाव कराइए, विधानसभा के पहले कराइए। हम सभी नगर निगम में अपने महापौर बनाएंगे। आपने नगरीय निकाय के लिए तो तर्क दे दिया, ये विधानसभा उपचुनाव क्यों इतनी बुरी तरह से हारे? वो तो अप्रत्यक्ष नहीं था, प्रत्यक्ष था। और यहां तक कि जो चुनाव जीतने के संदर्भ में मास्टरमाइंड माने जाते हैं, नाम है उनका ब्रजमोहन अग्रवाल, उनको भी जिम्मेदारी सौंप कर देख लिया तो भी बात नहीं बनी। ऐसा क्यों हुआ सरोज जी? देखिए, वो चुनाव एकदम अलग था। जी,
और उस चुनाव में इन्होंने शासन का पूरा दुरुपयोग किया, खरीद फरोख्त की, वोट खरीदा। और मैं आज भी इस बात को नहीं मानती, वो चुनाव हम जीत रहे थे, शासन के सत्ता का जो दुरुपयोग होता है, हम वो चुनाव नहीं हारे हैं, वो चुनाव हम बिल्कुल नहीं हारे हैं। मैं आज भी मानती हूं कि वो चुनाव हम जीते, लेकिन सरकार जिस तरीके से चुनाव के मैदान में, और अगर इन्हें डर नहीं था तो जिला बनाने की घोषणा चुनाव के समय करते हैं। इतना अच्छा काम किया कि इनको जिला बनाने की घोषणा उपचुनाव के पहले करनी पड़ती है, और पूरी जगह पर मुख्यमंत्री जी पैदल पैदल घूमते हैं कि हमने जिला बनाया है, आप हमें वोट देना। जिस चुनाव में मुख्यमंत्री को पैदल उतरना पड़े, जिला बनाने की घोषणा करनी पड़े, और आप जीत कहते हैं तो ये उसकी खड़ी खड़ी हार है। बिल्कुल ये हो गया कि वो जो चुनाव कराया था ना, वो राज्य निर्वाचन आयोग ने नहीं कराया था, वो केंद्रीय चुनाव आयोग ने कराया था। तो क्या सरोज पांडे जी ये कहना चाहती हैं कि इस देश का चुनाव आयोग अब निष्पक्ष चुनाव कराने के लायक नहीं रहा? एक सवाल। और दूसरा सवाल यह है कि वो पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश है, और वहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार है। वो भी आजकल ऐसी ही घोषणा कर रहे हैं, भूपेश जी से सीख के। पिछोर गए थे, सरोज जी वहां बोलकर आए हैं, चुनाव जिता दो, पिछोर को जिला बना दूंगा। क्या कहेंगे आप इस पर? सबका जवाब दूंगी और एक एक बात का जवाब दूंगी, जवाब देने ही तो आई हूं। जी। केंद्रीय चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है जी, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग में जो लोग थे, हमारे बीच में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष सम्मानित चरणदास महंत जी आए हैं, हम मंच से उनका स्वागत करते हैं। भाई, किसको सरोज जी की बात नहीं सुननी है और कौन महंत जी को सुनना नहीं चाहता है? ऐसे दृश्य भारतीय राजनीति में कम ही देखने को मिलते हैं कि एक दल का वरिष्ठ नेता मंच पर अपनी बात रख रहा हो और दूसरे दल का वरिष्ठ नेता नीचे बैठकर उसे सुन रहा हो। कोरबा आज इसकी मिसाल बन रहा है। मैं चाहूंगा इस गरिमा को बनाने में आप सब सहयोग दें। यह बड़ा ही हर्ष का विषय है कि सरोज पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, अपनी पार्टी का पक्ष मंच के माध्यम से रख रही हैं, और चरणदास महंत और जयसिंह अग्रवाल जी एक सुधी श्रोता के तौर पर उनकी बात को सुनने के लिए मौजूद है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां इन नेताओं के संदर्भ में। जी सरोज जी, आप अपनी बात रख रही थी केंद्रीय चुनाव आयोग के संदर्भ में और जिले की घोषणा के संदर्भ में। केंद्रीय चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है। जो आपने कहा कि भरोसा नहीं है, केंद्रीय चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है। बात है सत्ता के दुरुपयोग की। मैंने कहा कि चुनाव आयोग पर भरोसा है, लेकिन सत्ता के दुरुपयोग की जहां तक बात है तो आपके यहां पर खुलकर हुआ। मैंने अभी प्रश्न खड़ा किया कि अगर आपको आपके काम पर भरोसा था तो आपने जिला बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने उसी समय क्यों करी? अगर उनको अपने काम पर भरोसा था, मेरा मत है कि उनको अपने काम पर भरोसा नहीं था, लोगों को बरगलाना था, और सत्ता का दुरुपयोग उन्होंने खुले तौर पर किया। लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग की अपनी सीमाएं हैं, उन सीमाओं में उन्होंने जितना रोक सकते थे रोका, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। उनकी निष्पक्षता पर हम कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी ही बात कहती हूं कि उस चुनाव में इन्होंने सत्ता रहते हुए जो सत्ता का एक दुरुपयोग हमेशा बहुत स्वाभाविक होता है, वो मुख्यमंत्री जी ने किया। अभी आपने पूछा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री जी तो केवल घोषणा करके जो इन्होंने 36 घोषणाएं की वो भी पूरा नहीं कर रहे हैं। वहां के मुख्यमंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री में एक बेसिक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि वहां के मुख्यमंत्री पर लोग विश्वास करते हैं, उनकी घोषणाओं पर भरोसा है, और यहाँ के मुख्यमंत्री ये लिखवाते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है। मैं आज दुर्ग से आ रही थी, मैं जब 2 दिन पहले गई थी तो लिखा था कि भूपेश है तो भरोसा है।
अभी उसको मिटा के वहां पे कांग्रेस है तो भरोसा है लिखा जा रहा है। अरे कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं है तो किसको होगा? ये बार बार कहते हैं कि ये भरोसे की सरकार है। मेरा कहना है अगर जनता को भरोसा है तो आप बार बार अपने को भरोसे की सरकार क्यों कहते हैं? अरे भरोसे की सरकार जनता बताएगी, लेकिन आप भरोसे की सरकार है ये कहते हैं तो वहां पर बात साफ हो जाती है कि ये सरकार पर जनता का भरोसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने भूपेश है तो भरोसा है लिखवाया, उनको इतना लोगों ने या कांग्रेस पार्टी ने निर्देश दिया कि आप कांग्रेस लिखाएं, यानी कांग्रेस पार्टी को भी आज भूपेश पे भरोसा नहीं है। दोनों अंतर है। कांग्रेस को भी भूपेश पर भरोसा नहीं है। जो इन्होंने वादे किए वो वादे पूरे नहीं किए। दो विषय बेहद महत्वपूर्ण थे सरोज जी 2018 में। एक, धान खरीदी 2500 रुपए पे, और दूसरा किसानों की कर्ज माफी। क्या सरोज पांडे जी इस मंच से ये कहने की स्थिति में हैं कि ये दोनों किए गए वादे पूरे नहीं किए गए थे? और क्या आप नहीं मानते हैं कि ये वादे एक महत्वपूर्ण कारक थे आपकी ऐतिहासिक पराजय के? मैं मानती हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण कारक थे, मैं इसे स्वीकार करती हूं। लेकिन मैं इस बात को भी कहती हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति में एक नई शुरुआत करने की कोशिश की, और वो कोशिश थी कि हम जब लोगों से वोट मांगे तो आप केवल रेवड़ी बांट कर ना मांगे। प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की, हम ये दोनों कारक होने के बाद भी ये बहुत बड़ा एक कारण था जो अभी आपने मुझे सबसे पहले शुरुआती दौर में कहा कि भीषण पराजय हुई, वो भीषण पराजय में ये बड़ा कारण था। लेकिन मैं आज आपके इस मंच से इस बात को जरूर कहना चाहती हूं कि आने वाले चुनाव में ये दोनों कारण नहीं रहेंगे, इसलिए सत्ता हमारी ओर होगी। मतलब आपका मानना है कि अब लोगों के लिए धान पर बोनस विषय नहीं रहेगा, या भारतीय जनता पार्टी के पास भी धान पर बोनस का हथियार रहेगा? क्या इस चुनाव में धान पर बोनस कोई विषय नहीं रहेगा, या सरोज पांडे जी ये संकेत दे रही हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पास भी बोनस का हथियार रहेगा? मैं इस बात को संकेत कर रही हूं कि इस बार सरकार हमारी बनेगी। कुछ चीजें समय के साथ कहना उचित होता है, अभी इस मंच पे कहना जल्दबाजी हो जाएगी। आपका कहना है कि समय के साथ कहना उचित होता है। आप तो समय से पहले चल रहे हैं। चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगाई नहीं है, आप 21 और 22 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। थोड़े इस बदलाव पे भी दृष्टि दीजिए ना। हमारी व्यवस्था है और हम सांगठनिक व्यवस्था में आगे निकल गए। हमारी व्यवस्था ठीक हुई। हमने 21 प्रत्याशी घोषित कर दिए। उन्हें 3 महीने का समय मिलेगा जनता के बीच अपनी बात कहने का, उनकी समस्याओं को समझने का, और हम घोषणा पत्र के लिए जो सुझाव ले रहे हैं उसमें उनकी बातों को शामिल करने का 21 लोगों को हम लोगों ने अगर घोषित किया है और हम आगे गए हैं तो इस पे कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करने जैसी बात नहीं है। प्रश्न चिन्ह तो इसलिए खड़ा हो गया सरोज जी कि आपने बहुत दमदारी के साथ बात कही कि हमारे यहाँ सांगठन की व्यवस्था है। और सांगठनिक व्यवस्था तो ये होती है कि पहले प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होती है, उसमें पैनल बनता है, पैनल फिर राष्ट्रीय नेतृत्व के पास जाता है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है, उसमें मोहर लगती है। ये पता नहीं चल पाया इस बार सरोज जी कि वो प्रदेश चुनाव समिति की बैठक कब हुई। आपको पता चला क्या? मैं चुनाव समिति की सदस्य हूं। इस बार प्रक्रिया अलग थी और वो प्रक्रिया जो पहले हम कार्यालय में बैठते थे, नामों के पैनल निकालते थे, वो प्रक्रिया हमने इस बार अलग की जी। इस बार व्यक्तिगत एक व्यक्ति के साथ में बैठक हुई। आज भी हमारी बैठक हुई जी, और वो बैठक में आज भी हम लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर ही चर्चा करी जी। तो प्रक्रिया सांगठनिक तौर पर क्या उचित होगी ये उसका एक अंग था जी। तो संगठन में कहीं पूरी प्रक्रिया का पालन हुआ। मैं बहुत मजबूती से इस बात को कहती हूं कि संगठन में पूरी प्रक्रिया का पालन करके वहां से फीडबैक लेके वहां के जिलाध्यक्ष तक को हमने इन्वॉल्व किया और उसके बाद इसकी घोषणा की। आप तो बहुत
कितना परेशान होती हैं जब लोग ऐसा बोल देते हैं तो, या कुछ और सुनती हैं आप? बाबा कैसे? सरकार को लेके जो वर्तमान में है, देश में मोदी, प्रदेश में भूपेश, ऐसी आवाजें आती रहती हैं, क्या कहती हैं आप? ऐसा मुझे तो नहीं सुनाई पड़ा। क्या मोदी जी का फिर से आना? मोदी जी का सुनाई पड़ता, अभी भी सुनाई पड़ रहा था मोदी 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 जी तो इनको भी सुनाई पड़ता है जी। लेकिन एक बेहद संजीदा संवाद है, आपको अच्छा नहीं लग रहा कि लेकिन सरोज जी क्या सुन पा रही हैं? अब आप ऐसी आवाज करेंगे तो सरोज जी के कानों में आवाज ठीक कैसे जाएगी? जी भूपेश जी की आवाज नहीं सुनाई पड़ती है जी। अभी तो वहां पर लोग इतने प्रताड़ित हैं कि ये 3 महीने के लिए उसका इंतजार कर रहे हैं, इनके 36 घोषणा पत्र को लेके बैठे हैं जी। तो ये कहां से आपको आवाज सुनाई पड़ी मुझे तो नहीं पता। मोदी की आवाज तो पूरा देश करता है और जी। मोदी के लिए पूरा देश खड़ा है, उसमें जी। छत्तीसगढ़ भी है और मोदी जी का नाम तो छत्तीसगढ़ में मोदी है। जी तो 2018 में भी थे, फिर भी कांग्रेस की आवाज सुन ली जनता ने। मोदी जी की बात, मैंने कहा कि उस समय की तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियां बहुत अलग थी जी बहुत सारे विषय थे। जी। एक विषय केवल ये नहीं था कि हम उस भीषण पराजय के लिए इस चीज को जिम्मेदार ठहरा दें। जी इनके लोक लुभावन घोषणा पत्र, इनकी झूठ का पुलिंदा, बहुत जी। सारे विषय थे जो हम सब इकट्ठा अगर करें तो ये नहीं। मोदी जी आज भी है, उस समय भी चमत्कार था, लेकिन उस समय जो चमत्कार था उसके बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें वो चमत्कार पूरा दिखाई दिया। ये ले दे के गिरते पड़ते, यहां पर तो मात्र 5000 से ही जीते थे कोरबा में जी। कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं थी जी कोरबा में कितने से जीते थे वो तो अपनी जगह ठीक है सरोजी, 2023 में कैसे जीतेंगे अभी तो अपन इस पे बात कर रहे हैं। जब 2018 का नतीजा था तो 68 सीटें कांग्रेस की, अब 71 सीटें कांग्रेस की, अंतर बहुत बड़ा है भाई। कभी कभी बहुत बड़ा अंतर बेहतर रहता है, ये बहुत बड़ा अंतर हमारे को समर्थन करता है, हम ऐसा मानते हैं। इनमें से कितनों के समर्थन की उम्मीद के साथ में आप? 71 सीटें हैं, उस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं जी। ये 71 सीटों पर कहीं पे अभी इनकी जो परिस्थितियां हैं ये गली कूचों में जा नहीं पा रहे हैं, बहुत दूर की बात नहीं है। आप जहां पर मैं बैठी हूं यहां पर भी परिस्थितियां, हमारे प्रत्याशी घोषित हो गए हैं जी। यहां पर हम एक रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले हैं। जिन सीटों के संदर्भ में बताया जा रहा है कि ये हमारी बेहद कमजोर सीटें हैं, उन सीटों पर आप रिकॉर्ड मतों से जीतने का हौसला कैसे कर रही हैं? जो सबसे कमजोर सीटें मांगी नहीं जा रही हैं, तभी तो उन हौसला पर है। रिकॉर्ड मतों से जीतने के लिए क्या नुस्खा है? 3 महीने पहले प्रत्याशी घोषित कर देना, बस इससे जीत जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे प्रत्याशी इनकी बातों को लेकर गली कूचे में जा रहे हैं जी। और अभी बहुत बुरी स्थिति है। मैं जी। कोरबा में आती हूँ, जी। कोरबा में हमारे प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। जी कोरबा में यहाँ पर विकास की बात कहेंगे तो शून्य, बड़ा शून्य गोल दिखाई देता है जी। अब वो तो और शून्य, एक बार वो तो शून्य सरोजी इसलिए हो गया था ना कि पिछली बार विकास ही यहां पे प्रत्याशी थे। विकास जी प्रत्याशी थे जी। जो जीते हैं। जी मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, जी मैं चुनाव से लेके इन 4.5 सालों की बात कर रही हूँ। इन 4.5 सालों में विकास तो हम शून्य दिखाई हम देता आखिरी है। सवाल की ओर रुख करते हैं। और कोरबा की चूंकि आप पालक सांसद हैं, हमने ये सवाल संबंधित प्रत्याशी से भी किया था, उनको उलझन रही, जानना ये चाह रहे थे कि पार्टी ने गलती कब की, 2018 में की या 2023 में की? आपने लखन देवांगन जी को कोरबा से महापौर जो रह चुके, उन्हें इस बार प्रत्याशी बनाया है। जो कोरबा से प्रत्याशी रहे उनको 2018 में आपने कटघोरा से प्रत्याशी बनाया था। तो ये सवाल सबके जहन में है कि पार्टी ने गलती कब की थी, 2018 में की थी या 2023 में की है? सरोजी के पास तो उत्तर होगा क्योंकि सरोजी तो फैसला लेने वालों में है। हमने दोनों समय कोई गलती नहीं की थी। चुनाव में राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं, जी उन तात्कालिक परिस्थितियों को देखकर निर्णय करना पड़ता है
और जो निर्णय हुए वो तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर किए। तो इसलिए हमने दोनों समय गलती नहीं करी और इस समय हम मजबूती से बहुत ध्यान से आगे बढ़ रहे हैं, सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सफलता चमत्कारिक होगी। पूरक प्रश्न है ये। आपने कहा ना 2018 में गलती थी ना 2023 में गलती थी, तो सवाल इस बात को लेकर उठता है कि जिसको कटघोरा की जनता ने 2018 में नकार दिया उसको 2023 में कोरबा की जनता क्यों पसंद करेगी? कोई तो उत्तर भाजपा ने खोजा होगा लखन देवांगन जी को प्रत्याशी बनाते समय कि ये प्रत्याशी कोरबा विधानसभा क्षेत्र के लिए एक उपयुक्त चेहरा है। क्यों? क्योंकि ये इस क्षेत्र के महापौर रहे हैं, सरल हैं, सहज हैं, विकास करने का जज्बा है, लोगों के बीच सरल तौर पे उपलब्ध हैं और उनका एक सौम्य व्यवहार है। इन सब चीजों को लेकर हम जनता के बीच जाने वाले हैं और मैंने पहले भी कहा कि विकास का विषय है। विकास के विषय पर विपक्ष के पास में कोई जवाब नहीं है। बीच बीच में ऐसे फुदकने से बात नहीं बनती है, बीच बीच में ऐसी बात कह कह के बात नहीं बन पाएगी। हम विषय पर चुनौती देकर मैदान में आमंत्रित करते हैं, इसलिए हम ये चुनाव जीतेंगे। हम ये चुनाव जीत रहे हैं और ये हल्ला बीच बीच में फुदकने का इस बात का घोतक है कि आप चुनाव में असफलता की ओर बढ़ रहे हैं। तो सरोज जी की दृढ़ता है, न केवल हम छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को जीतने जा रहे हैं बल्कि कोरबा संसदीय क्षेत्र में भी चमत्कारिक परिणाम देने जा रहे हैं। और यहां तक कि जिस कोरबा विधानसभा क्षेत्र में हम बैठे हैं इसको भी लखन देवांगन जी के रूप में प्रत्याशी उतार कर जबरदस्त तरीके से जीतने जा रहे हैं। अब सरोज जी के ये जो तीनों दावे हैं इसकी हकीकत, इसकी वास्तविकता का पता तो दिसंबर में तभी आएगा जब मतदान के नतीजे के तौर पर हमारे सामने होंगे। हम तब सरोज जी से फिर मिलेंगे। लेकिन आज जिन परिस्थितियों में सरोज जी हमारे बीच में पहुंची उसके लिए तहे दिल से हम उनका अभिनंदन करते हैं और आगे की कार्रवाई के लिए नीतीश जी आपको आग्रह करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधान संपादक जी। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय प्रधान संपादक जी सुश्री सरोज पांडे जी का सत्कार करें शॉल श्रीफल स्मृति चिन्ह से। दोस्तों, जैसा कि अब हमारे सभी अतिथि पहुंच चुके हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से, डॉक्टर चरणदास महंत जी से कि सर मंच में आएं और मां वीणा पाणी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम में मां का वंदन करें और कार्यक्रम का अगले सोपान